चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 दैट इज द फिस्कल फंक्शंस। जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि इसके अंदर हमें बेसिकली गवर्नमेंट के फंक्शंस समझने हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। देखिए जैसा कि आपको पता है हर साल गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है और गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू अपनी 3 सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने की कोशिश करती है। द वेरी फर्स्ट इज द एलोकेशन फंक्शन, द सेकेंड इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड द थर्ड वन इज द स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ये 3 ऐसे फंक्शन हैं जो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू पूरा करती है। अब आइए समझते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एलोकेशन फंक्शन की। तो देखिए नाम से ही पता लगता है एलोकेट करना है। एलोकेट किसको करना है? रिसोर्सेज को। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं और उनका अनलिमिटेड यूज होता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का मकसद क्या है? इट मींस एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज so that available resources are put to their best use and without any wastage। बड़ा सिंपल सा मतलब कि हमें अपने रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करना है कि हम उनसे मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें और वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकें। अब देखिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो या तो प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं या गवर्नमेंट के पास होते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो रिसोर्सेज एलोकेट करता है वो डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड पे। देखिए प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू वो ऑपरेट करते हैं। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे उनका फोकस ज़्यादा होता है। तो प्राइवेट सेक्टर हेडिंग क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कैसे करेगा? बाय मार्केट सप्लाई एंड डिमांड एंड प्राइस मैकेनिज्म। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर जो है थ्रू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग। गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करती है? वो एक बजट बनाती है। बजट के अंदर वो देखती है कि उसके पास कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आएगा और उस पैसे को वो कहाँ कहाँ खर्च करेगी। तो दोनों का एक अपना अपना तरीका होता है, प्राइवेट सेक्टर का एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर का। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बाय सेक्टर। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर मेन मोटिव इज टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट्स, जबकि गवर्नमेंट का क्या मेन मोटिव होता है? इज द वेलफेयर ऑफ पीपल। यस और नो? जो प्राइवेट सेक्टर होता है इसका मेन फोकस होता है प्राइवेट गुड्स पे, दैट इज फूड, क्लोथ्स, फ्लावर्स। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर का मेन फोकस होता है पब्लिक गुड्स पे, लाइक स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक पार्क्स, रोड्स। जो प्राइवेट सेक्टर है देखिए वो प्राइवेट गुड्स प्रोवाइड करता है एंड ये जनरली कौन कंज्यूम करते हैं? हाउस होल्ड। These goods will be sufficiently provided by the market and are mainly used by the household। जबकि जो गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक पार्क्स एंड रोड, दीज गुड्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटी बाय द मार्केट। प्लीज यहां से बाय हटा दीजिएगा। देखिए समझिए इस चीज को। देखो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उन्हीं चीज पे फोकस करता है जहां उसे प्रॉफिट दिखे। अब स्ट्रीट लाइट लगा के पब्लिक पार्क में या रोड्स में कोई प्रॉफिट है? अब रोड्स भी आप कहोगे सर प्राइवेट सेक्टर बनाता तो है, लेकिन कौन से? जहां टोल कलेक्ट किया जा सकता है। आपकी कोई भी जो स्ट्रीट है या आपके घर के आसपास की कोई सड़क देखिए प्राइवेट सेक्टर ने डेवलप की हो, नहीं करेगा क्योंकि उस पर टोल कलेक्शन नहीं है कोई। तो गवर्नमेंट जो गुड्स प्रोड्यूस करती है वो गुड्स होते हैं जो मार्केटली जो है सफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं करती। मार्केट बेसिकली उन्हें प्रोड्यूस ही नहीं करती, इसलिए गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना पड़ता है। समझ में आई बात? श्योर। इसके बाद है रीजंस फॉर इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्यों जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली एलोकेट नहीं हो पाते, प्रॉपरली एलोकेट नहीं हो पाते? तो सबसे पहला कारण है द प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली पावर। देखिए मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि जनरली रिसोर्सेज कुछ व्यक्तियों के पास होते हैं जिससे उनकी मोनोपोली पावर क्रिएट हो जाती है, विच लीड्स टू अंडर प्रोडक्शन एंड हाई प्राइसेस। यस और नो? अगर मैं आपको इसका परफेक्ट एग्जांपल दूं तो कम्युनिकेशन सेक्टर देख सकते हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये 2-3 कंपनीज ही आपके पास है, कहीं ना कहीं मोनोपोली पावर क्रिएट करती हुई। आप काफ़ी सेक्टर्स ऐसे देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में आ जाइए, देयर आर लिमिटेड कंपनीज जो कि देश की 80% मेडिसिन का प्रोडक्शन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोनोपोली पावर क्रिएट होती है उन चीज़ों से। सेकेंड सबसे बड़ा कारण है एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है? जब भी कोई भी चीज
प्रोड्यूस की जाती है या कंज्यूम की जाती है तो उसकी वजह से जो थर्ड पार्टी पे इफेक्ट पड़ता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नलिटी. इफेक्ट ऑन थर्ड पार्टी विच इज कॉज्ड बाय प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जांपल पोल्यूशन. छोटा सा एग्जांपल है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन से पोल्यूशन हो रहा है. पोल्यूशन देखो, प्रोड्यूस कोई कर रहा है, उसे कंज्यूम कोई करेगा, लेकिन अल्टीमेटली हेल्थ पे किसी थर्ड पार्टी के इफेक्ट पड़ रहा है. यस और नो. तीसरा है इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ये एक सबसे बड़ा कारण है कि लोगों का इनकम लेवल सेम नहीं है. अगर आप हिंदुस्तान में ही बात करें तो कितना ज़बरदस्त हमें इनकम गैप देखने को मिलता है. रिच जो है हद से ज़्यादा रिच है, पुअर हद से ज़्यादा पुअर है. तो हर किसी के लिए रिसोर्सेज इक्वली एक्सेसिबल ही नहीं है. इनकम गैप बिटवीन अमंग डिफरेंट क्लासेस इन द सोसाइटी. एंड द लास्ट इज इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन. इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मतलब कि बायर और सेलर के पास जब परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम उसे बोल देते हैं सिंपली इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन. इट इज़ अ सिचुएशन इन विच द पार्टीज टू अ ट्रांजैक्शन हैव डिफरेंट इंफॉर्मेशन. जैसे सबसे सिंपल सा एग्जांपल दें तो अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो जनरली हेल्थ इंश्योरेंस अगर है तो जो कस्टमर होता है, क्लाइंट होता है, उसे अपनी पूरी हेल्थ की इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को देनी होती है. लेकिन होता क्या है, जनरली क्लाइंट कुछ ना कुछ बातें छुपा लेता है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं देता. एंड वाइस वर्सा, क्लाइंट को भी नहीं पता होता कि वो जो पॉलिसी परचेज कर रहा है उसके अंदर क्या चीज़ें कवर अप है और क्या चीज़ कवर अप नहीं है. तो इसको आप पढ़िएगा. सो दीज आर सम रीजंस व्हाई द रिसोर्सेज are not efficiently allocated because there is a monopoly power, there are the externalities, there is a inequality in distribution of income, and there is a imperfect information. Now coming to the next, what is the need for government intervention for resource allocation. क्यों गवर्नमेंट की जरूरत है रिसोर्स एलोकेशन के अंदर. देखिए बेसिकली 4 कारण हो सकते हैं जब गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है. सबसे पहला, मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर is one of the most common and best reason for government intervention. जब मोनोपोली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नेगेटिव इंटरनलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस केस के अंदर उन चीज़ों को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करती है. द एलोकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स सुटेबल करेक्टिव एक्शन व्हेन प्राइवेट मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड राइट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो वहाँ गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है. या जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर एंटर ही नहीं करता और वहाँ, जैसे सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, वाटर सप्लाई. वाटर सप्लाई में कभी भी प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट नहीं लेता. क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट्स कम है. तो वहाँ हमेशा आप चले जाइए किसी भी स्टेट में, आपको दिखेगा कि जहाँ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी वो गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है. फिर तीसरा, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो इनइक्वालिटीज़ है उसको रिड्यूस किया जाए, कॉम्बैट किया जाए, मिनिमाइज किया जाए. उसके लिए गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, टैक्सेशन लगाती है, गरीबों को सब्सिडीज देती है. यस और नो. गवर्नमेंट पे ऑल्सो इंटरवीन इन मार्केट्स टू प्रमोट जनरल इकोनॉमिक फेयरनेस. लाइक कई बार कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसकी प्रोडक्शन हमें बंद करनी पड़ती है. रीसेंट अगर एग्जांपल दूं, ई सिगरेट्स, गवर्नमेंट ने उसकी प्रोडक्शन को, सेल को एकदम बैन कर दिया. क्यों? क्योंकि ऐसी शिकायतें आ रही थी कि ई सिगरेट्स जो हैं वो बच्चे स्कूल लेके जा रहे हैं, ट्यूशन्स में मिलते हैं, बच्चों के हाथों तक वो पहुंच रही है. तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर जनरल इकोनॉमिक फेयरनेस में ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को कम्प्लीटली बैन कर दिया. तो रेगुलेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट टू इंश्योर द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ कंज्यूमर. ठीक है, यहाँ मैंने ई सिगरेट लिखा नहीं है लेकिन बेसिकली एग्जांपल वही है, समझ में आई बात. नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट या रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अभी हमने पढ़ा गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की क्यों ज़रूरत है. अब गवर्नमेंट कैसे एलोकेट करे फिर. तो गवर्नमेंट या तो डायरेक्टली प्रोड्यूस करे गुड्स को, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट. गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस एलोकेशन थ्रू इट्स कंपटीशन पॉलिसीज, लाइक कंपटीशन एक्ट बनाया हुआ है हिंदुस्तान के अंदर जो मोनोपोली पावर क्रिएट नहीं होने देता. इन इंडिया प्रमोट्स कंपटीशन एंड प्रिवेंट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़. अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है, सपोज मार्केट में 2 लीडर है ए और बी, और वो ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो मिलके प्राइस डिसाइड करेंगे, मिलके प्रोडक्शन लेवल डिसाइड करेंगे, तो ये सब एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस मानी जाती है. और इस चीज़ को कॉम्पिटिशन एक्ट में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स के साथ नकारा गया है. फिर बाय एडवर्टाइजिंग सच एज कैंपेन्स टू इनकरेज हेल्दियर डाइट्स, ठीक है, स्वच्छ भारत,
उसके बाद गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस प्राइवेट एलोकेशन थ्रू इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स, लाइक इंसेंटिव्स जैसे फार्मर्स को दिए जाते हैं सब्सिडीज की फॉर्म में, इंसेंटिव्स का मतलब बेसिकली डिस्करेज करके किसी भी तरीके से, लाइक हायर टैक्सेस लगा दिए ऑन सिगरेट्स टू डिस्करेज कंजम्पशन, ठीक है। तो इस तरीके से 4 तरीके हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट रिसोर्सेज एलोकेट कर सकती है। देखिए अगर एग्जाम में पूछा जाता है एक्सप्लेन एलोकेशन फंक्शन, तब तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि उसको इसमें क्वेश्चन बहुत लेंदी भी होगा, अच्छे मार्क्स कैरी करेगा। लेकिन अगर आपसे कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछी जाती है कि रीज़न क्या है, गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन कर सकती है, क्यों गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, तो उसमें जो फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसका आप जवाब लिख के आएंगे। चलिए बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट की। देखिए ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है, दैट इज फॉर होम शुड एन इकोनॉमी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, किसके लिए प्रोड्यूस करे, ऐसा क्यों, क्योंकि देयर इज अ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पे एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, लोगों के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटीज नहीं है, हेल्थ सिक्योरिटीज नहीं है। तो बेसिकली गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू ये देखती है कि कौन सा ऐसा सोसाइटी का सेक्शन है जो एक बेसिक एमिनिटीज भी कहीं ना कहीं अपने लिए अरेंज नहीं कर पा रहा है और उनको किस तरीके से वो बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जा सकती है। The distributive function also relates to the manner in which the effective demand of the economic goods is divided among the various individual and family spending units of the society. ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। Also relates to the manner in which effective demand, जो भी टोटल डिमांड है किसकी, इकोनॉमिक गुड्स की, इकोनॉमिक गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो पॉजिटिव यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन कंजम्पशन, उसको डिवाइड किया जाए अमंग द इंडिविजुअल्स एंड फैमिली ताकि सबको मिले, ये ना हो कि किसी पे बहुत एक्सेस में और किसी पे खाने के लिए भी नहीं। गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है, वही सारी चीजें, प्रोवाइडिंग इक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर पीपल, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना, स्पेशल स्कीम्स लाना, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन करना जो वीकर सेक्शन सोसाइटी के लिए। कई बार ये कहा भी जाता है कि जो कोटा दिया जाता है बेसिकली वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए, जातिगत आधार पे नहीं होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं एक रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लेके ही डिबेट की जाती है। उसके बाद सेल ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स टू इंश्योर हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ कंज्यूमर्स, कि जो एक आपने देखा होगा मिड डे मील स्कीम है जैसे, तो मिड डे मील स्कीम के अंदर एक बच्चों को मिनिमम स्टैंडर्ड का फूड दिया जाता है सो दैट जो माल न्यूट्रिशन के वो शिकार ना हो। तो इसी तरीके के कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स, आजकल काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी किचन चला रखी है जहाँ 5 रुपये 10 रुपये में पेट भर खाना खिलाया जाता है गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर। So that is the part of last one, sale of certain products to ensure health and well-being of consumers. चलिए बात करते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट की। स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का मेन मकसद होता है कि किस तरीके से देश में स्टेबिलिटी मेंटेन की जाए, स्टेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइजेस, स्टेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल इनपुट प्राइजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि देखिए लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस चाहे वो किसी भी साइड हो, अपर साइड हो या लोअर साइड हो, वो इकोनॉमी के लिए खतरनाक होती है। तो देखिए जरा, स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द केनेजियन प्रोपोजिशन दैट मार्केट इकोनॉमी डज नॉट ऑटोमेटिकली जनरेट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। केनेजियन की थ्योरी क्या कहती है कि मार्केट के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी अपने आप नहीं होती, उसके लिए मार्केट को एज वेल एज गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने पड़ते हैं। In the absence of appropriate corrective intervention by the government, अगर गवर्नमेंट टाइमली इंटरवीन नहीं करती है तो instabilities that occur in the economy in the form of recession, inflation may be prolonged for longer periods causing problem for poor people. So government should pursue deliberate stabilization policy. और जैसे आपने देखा भी होगा अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, पीछे आरबीआई ने इतने बैंक रेट्स कम किए, रेपो रेट्स कम किए, कहीं ना कहीं ये सब उसी का पार्ट है। It is one of the key function of fiscal policy and aims at eliminating macroeconomic fluctuation, growth and contraction in the economy. किस तरीके से चीज़ों को कम किया जाए। और 2008 का रिसेशन और अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2019-20 का रिसेशन, ये दोनों चीज़ें इसमें दिखती हैं। स्टेबलाइजेशन फंक्शन के अंदर बेसिकली आता क्या है, इसके अंदर लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन कैसे अच्छे से किया जाए, एग्रीगेट डिमांड की बात होती है। मतलब स्टेबलाइजेशन फंक्शन में गवर्नमेंट किन किन कंपोनेंट्स पे फोकस करती है, ठीक है।
लेबर एम्प्लॉयमेंट पे, ओवरऑल आउटपुट एंड इनकम पे, टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ पे। क्या गवर्नमेंट का रोल होता है, कैसे गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन मेंटेन करती है? तो फिस्कल पॉलिसी फॉर स्टेबलाइजेशन पर्पस अटेम्प्ट्स टू डायरेक्ट द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय मींस ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन डिसीजन। जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज का 30% से घटा के 22% किया। क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है जो एक रिसेशन की सिचुएशन इकोनॉमी में आई है उसको ओवरकम किया जा सके, फटाफट मार्केट में एक डिमांड क्रिएट की जा सके। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए हिंदुस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई देखता है, बट इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आता है, बैंक रेट आता है, CRR, SLR, इसके थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जाता है, जो कि इंटर्न कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और प्राइसेस को इफेक्ट करता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑन द एक्सपेंडिचर साइड गवर्नमेंट कैन चूज टू स्पेंड इन सच अ वे दैट इट स्टिमुलेट्स अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे अभी ऑटो सेक्टर के अंदर एक ज़बरदस्त रिसेशन देखने को मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है सारे डिपार्टमेंट्स को कि जितने भी पुराने व्हीकल्स हैं फटाफट रिप्लेस किए जाए, ताकि कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर के अंदर एक बूम की सिचुएशन देखने को मिले। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ही सही, लेकिन उस सेक्टर को थोड़ा सा जो है सपोर्ट मिले। एक एग्जांपल यहाँ पे है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से इनिशिएट अ सीरीज ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। फिर कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, एन ओवरऑल इफेक्ट जनरेटेड थ्रू एक्सपेंडिचर एंड द रिसोर्सेज इट टेक्स आउट थ्रू टैक्स, चार्जेस एंड बोरोइंग्स। मतलब देखो अगर मैक्रो लेवल पे बात करो तो गवर्नमेंट खर्चे करती है और रिसोर्सेज लाती कहाँ से? टैक्स से, चार्जेस से या बोरोइंग्स के थ्रू, हाँ या ना? दूसरा माइक्रो लेवल पे गवर्नमेंट कोशिश करती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट किया जाए, कुछ ऐसी स्कीम्स दी जाए, लालच दिया जाए कि लोग ज़्यादा सेविंग्स करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो फिस्कल पॉलिसी जो है दोनों का समअप होता है, मैक्रो लेवल पे भी एज वेल एज माइक्रो लेवल पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है स्टेबलाइजेशन फंक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अगर शॉर्ट नोट आता है तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है, 3 से 4 नंबर का। स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो फिर जो भी क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको उसका आंसर देना है। चलिए बात करते हैं यूनिट 2 की, दैट इज द मार्केट फेलियर। सबसे पहले मार्केट फेलियर का मतलब क्या होता है? देखिए आपको पता है किसी भी सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। अब जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अगर उनका आप यूटिलाइजेशन प्रॉपर मैनर में नहीं कर पा रहे हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज द सिचुएशन ऑफ मार्केट फेलियर। अब प्रॉपर मैनर में आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे या तो आप ओवर प्रोडक्शन कर देते हो या आपकी प्रोडक्शन अंडर रह जाती है, कम रह जाती है ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, सो दैट डिमांड एंड सप्लाई इक्वल नहीं हो पाते। It is a situation in which the free market leads to misallocation of society's scarce resources in the sense that there is either overproduction or underproduction of particular goods and services leading to less than optimal outcome. Like demand does not equal to the amount of goods or services supplied. क्या कारण होते हैं सर इसके? तो देखिए वेरियस रीजंस हैं इसके। सबसे पहला कारण है मार्केट पावर। होता क्या है, मार्केट में कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जिनका एक अच्छा खासा मार्केट शेयर होता है, जिसकी वजह से वो इस पोजीशन में होती है कि मार्केट प्राइस बढ़ा सकें। अब वो क्या करते हैं, अपना मार्केट शेयर हमेशा बना रहे, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहे, उसके लिए वो एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करते हैं। व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल स्कैरसिटी? कि उनके प्रोडक्ट की मार्केट में जितनी डिमांड है ना उसके मुकाबले वो सप्लाई कम देते हैं। तो होता क्या है, कस्टमर के बीच में एक हवा सा बना रहता है कि ये प्रोडक्ट तो मिलता ही नहीं, महंगा होने के बावजूद नहीं मिलता, इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी है। एक इस तरीके का अपना मार्केट फ्रेमवर्क ये क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डिमांड एंड सप्लाई मीट नहीं होती और मार्केट फेलियर देखने को मिलता है। is the ability of a firm to profitably raise the market price of good or services over its marginal cost. Market power can cause market to be inefficient because it keeps price higher and output lower than the output of equilibrium of supply and demand. जितना डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम के लिए आउटपुट चाहिए उससे प्राइस
उतना आउटपुट वो प्रोड्यूस नहीं करते और कंपैरेटिवली प्राइस क्या रखते हैं, ज़्यादा। और जो कई बार ऐसा भी होता है कि काफ़ी ऐसे गुड्स होते हैं जिसका मार्केट ही नहीं होता। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट रिजल्टिंग इन फेलियर टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। अब ऐसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं सर जिसका मार्केट ही नहीं होता? इनको हम बोलते हैं प्योर पब्लिक गुड्स, लाइक फ्रेश एयर हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया। इनके बारे में डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये ऐसी गुड्स हैं जिनका कोई स्पेशल मार्केट नहीं होता, ठीक है। या तो ये आपको नेचुरल मिलते हैं या ये सबके लिए अवेलेबल होते हैं। इनके डिटेल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे प्योर पब्लिक गुड्स के। सेकंड हमारे पास आता है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? जब किसी कंजम्पशन या प्रोडक्शन एक्टिविटी का इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है किसी और की कंजम्पशन या प्रोडक्शन पे, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटी। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मेरी फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है वो आसपास की सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है, तो मेरे प्रोडक्शन करने से उनका नुकसान हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नलिटी। या किसी के कंजम्पशन करने से किसी का नुकसान हो रहा है तो वो भी एक्सटर्नलिटी है। सपोज मैं बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुन रहा हूँ, अब मेरे को लाउड म्यूजिक सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे पड़ोसियों के कान खराब हो रहे हैं, वो इरिटेट हो रहे हैं, उनका बीपी हाई हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक एक्सटर्नलिटी है। समझ में आई बात? अब एक्सटर्नलिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। सर आपने तो दोनों एग्जांपल नेगेटिव के दिए, तो पॉजिटिव कैसे हो सकती है? सपोज मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं हवन हो रहा है। अब हवन हो रहा है, 3 बंदे मिलके या 4 बंदे मिलके हवन कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा सबको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? कि हवन से जो बेसिकली एयर के अंदर मिक्सचर क्रिएट होता है वो हवा के लिए बहुत अच्छा होता है, आसपास के लोगों को पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। तो एक्सटर्नलिटी जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो, इट मे बी पॉजिटिव ऑल्सो, ठीक है। बट होती क्या है कि आपके कंजम्पशन या प्रोडक्शन से दूसरे के कंजम्पशन या प्रोडक्शन पे जो भी फर्क पड़े। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहाँ पर जो दिया हुआ है, इफ इंडिविजुअल डिसाइड्स टू स्विच ओवर फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑर्डिनरी वेजिटेबल्स टू कंजम्पशन ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, कि नहीं भैया मैं तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाऊंगा, अब ये केमिकल वाली वेजिटेबल्स नहीं खाऊंगा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। क्यों? क्योंकि इससे भाई जो भी कस्टमर थे अभी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के, अगर और कस्टमर्स ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खरीदना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं डिमांड फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बढ़ेगी, और जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो बाय डिफॉल्ट उसके प्राइस बढ़ने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के शुरू हो जाएंगे, हाँ या ना। और इससे होगा क्या, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर जो पहले से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका वेलफेयर रिड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि पहले वो सस्ता खरीद रहे थे। आप समझना इकोनॉमिक्स की टर्म्स में, भाई सीधी सी चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पहले 10 ही बंदे थे तो वो सस्ता मिल रहा था। अब हुआ क्या, देखा देखी 1-2 कस्टमर्स और आ गए, अब प्रोडक्ट की प्रोडक्शन वही है जितनी पहले हुआ करती थी, लेकिन अब डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई, प्रोडक्शन उतनी है जितनी पहले थी, प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और कस्टमर ज़्यादा आ गए खरीदने वाले, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट होगा क्या, इस प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो जो अच्छे खासे पहले सस्ते रेटों पे खरीद रहे थे उनका भी नुकसान हुआ, हाँ या ना। तो एंड पोटेंशियली रिड्यूस द वेलफेयर ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैंने एज इट इज लिया। एक्सटर्नलिटीज को हम स्पिल ओवर इफेक्ट, नेबरहुड इफेक्ट या थर्ड पार्टी इफेक्ट भी कहते हैं। एज द ओरिजिनेटर इम्पोजेस कॉस्ट और बेनिफिट ऑन अदर हु आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग इट। क्यों बोलते हैं, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि जो ओरिजिनेटर है जिसकी वजह से एक्सटर्नलिटी अराइज हो रही है, या तो वो दूसरे पे कॉस्ट, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, या दूसरे को कोई बेनिफिट दे रहा है, जबकि जो दूसरा बंदा है उसका उसमें कोई रोल नहीं है। इट मे बी यूनिडायरेक्शनल और रेसिप्रोकल। यूनिडायरेक्शनल मतलब वन साइडेड और रेसिप्रोकल मतलब बोथ साइडेड। लेट अस टेक एन एग्जांपल। यूनिडायरेक्शनल का एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज आपने लाउड म्यूजिक बजा रखा है जिससे आपके पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इट्स अ यूनिडायरेक्शनल। लेकिन सपोज कुछ ऐसा हो रखा है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रही हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मार्केट के अंदर एक शॉप है या फैक्ट्री है, मैं कहूँ फैक्ट्री से स्मोक निकल रहा है और वो स्मोक से आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं। प्लस बगल में ही एक वर्कशॉप है जहाँ पर लोहे की कटिंग होती है, जिसकी वजह से बड़ी इरिटेटिंग वो उसमें से नॉइस आती है और वो फैक्ट्री के वर्कर्स को डिस्टर्ब कर रही है। तो फैक्ट्री
वर्कशॉप के वर्कर्स को डिस्टर्ब कर रही है, वर्कशॉप जो है फैक्ट्री के वर्कर्स को डिस्टर्ब कर रही है, तो इट्स रेसिप्रोकल। इट इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इन मार्केट प्राइजेस। सबसे बड़ी चीज़ होता है कि मार्केट प्राइजेस में देखने को नहीं मिलता। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि देखो कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक व्यक्ति कुछ चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई उसे कंपनसेशन पे नहीं करना पड़ता, कुछ उसे मतलब कहीं ना कहीं कुछ अगर उसका पार्ट एक्सेस नाम से उसके प्राइस में हो। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कार हम यूज़ करते हैं। अब कार हम यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, तो पोल्यूशन होता है। अब इस पे पोल्यूशन जो है वो सब पे असर डालता है, यस और नो। अगर पोल्यूशन टैक्स लगाया जाता है कोई, तो ठीक है, उसका इफेक्ट मार्केट प्राइस में देखने को मिला, लेकिन पोल्यूशन टैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आप कार लो, जाओ एंजॉय करो अपनी जिंदगी। इट इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इन मार्केट प्राइस एंड इट्स कॉस्ट इज नॉट बोर्न बाय द पार्टीज। इसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है जब नेचर डिस्टर्ब होती है और फिर बाढ़ आते हैं, सूखा आता है, उस तरह की सिचुएशंस में। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक कॉमर्स स्टूडेंट को आप किसी हॉस्पिटल में ले जाके खड़ा कर दो और वहाँ पर वो बताएं कि भैया ये मेडिसिन्स हैं, ये ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो होते हैं, 2 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा दिमाग घूमने में। और उसी का एग्जांपल यहाँ दिया गया है कार्डिक सर्जरी। अब कार्डिक सर्जरी में क्या लगता है, क्या मेडिसिन्स आते हैं, किस तरीके से, जो डॉक्टर बता देगा आपके लिए वही धर्म सत्य है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, यस और नो। कंज्यूमर्स आर अनेबल टू क्विकली find sufficient information on the best prices as well as quality for different products। जो बता दिया गया, गाइड कर दिया गया, हमारे लिए वही है। कोई ऐसा एक इंफॉर्मेशन मार्केट नहीं है जहां से हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। पीपल आर इग्नोरेंट एंड नॉट अवेयर ऑफ मेनी मैटर्स इन द मार्केट। मिस एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टेक प्लेस एंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इज नॉट एस्टेब्लिश्ड थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। और इसकी वजह से देखो, कस्टमर पे अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो प्रॉपर इफेक्टिव डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएगा उस चीज़ की। उसे तो जैसा सजेस्ट कर दिया गया उसने वहाँ उतने प्राइस दे दिए। जैसे मेडिसिन के केस में ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है कि वॉट एवर द प्राइस इज देयर यू विल पे ऑन द स्पॉट, और जो उस समय डॉक्टर दिख रहा होता है वही भगवान होता है, यस और नो। सो यू विल पे फॉर दैट। तो वहाँ पर एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम अचीव कर पाना इन द एब्सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो, प्रॉपर इक्विलिब्रियम तभी आ सकता है व्हेन देयर विल बी अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन द पार्ट ऑफ बायर्स एज वेल एज द सेलर्स। Now apart from that there are some other reasons for market failure, जिसमें हमने 3 चीज़ों को रखा है: asymmetric information, adverse selected and moral hazard and free rider problem। चलिए सबसे पहले समझते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए, बेसिकली फ्री राइडर किसको बोला जाता है? जो वस्तु के लिए पे नहीं कर रहा, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पे नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो उससे एंजॉय कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन इकोनॉमी में अगर आप बात करें तो कितने लोग टैक्स पे करते हैं? लेस देन 5% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, लेकिन उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है या जो भी डेवलपमेंट होता है उसको एंजॉय 100% पॉपुलेशन करती है। तो जो लोग देश की तरक्की के लिए टैक्स पे नहीं कर रहे, बट जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसको एंजॉय सब कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बोला जाएगा फ्री राइडर। आपको स्कूल में अगर एग्जांपल दूं, स्कूल लेवल का एक सिंपल सा, कई बार ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अब उसमें होता क्या है, 10 बंदों का ग्रुप बनाया है, प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन प्रोजेक्ट बनाते कितने बच्चे हैं? सिर्फ 2 या 3, बाकी सब मजे ले रहे होते हैं। तो वो जो मजे ले रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज द फ्री राइडर्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, आप इसे पढ़िएगा। बेनिफिटिंग फ्रॉम द एक्शंस ऑफ अदर्स विदाउट पेइंग टैक्स, नॉट पे फॉर नॉन एक्सक्लूसिव गुड्स इन द एक्सपेक्टेशन दैट अदर्स विल पे। जैसे अब आप रोड पे चल रहे हैं, नॉन एक्सक्लूसिव गुड्स क्यों बोला गया? देखो, रोड पे चलने से आप किसी को रोक नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते भैया अपनी ITR लेके चलो, जो ITR भरता है सिर्फ उसको ही रोड पे चलने देंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? देयर इज नो इंसेंटिव फॉर द पीपल टू पे फॉर गुड बिकॉज दे कैन कंज्यूम इट विदाउट पेइंग, और दिस लीड्स टू द मार्केट फेलियर। क्यों? क्योंकि उनको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, वो डिमांड के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करते। इसके बाद आता है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जब सेलर और बायर्स पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें एक सिचुएशन ऑफ इम्बैलेंस हो, मतलब दोनों पे इक्वल इन्फॉर्मेशन ना हो। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप अपनी गाड़ी बेच रहे हैं मुझको, तो आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है उसकी 100% नॉलेज आपको होगी, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे?
The answer is no. It occurs when there is an imbalance in information between buyer and seller. This can distort choices. Example, used car seller knows more about vehicle quality than a buyer. With asymmetric information, low quality goods can drive high quality goods out of the market. ये क्या है, होता क्या है, इसके लिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. अभी कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त से एक बात कर रहा था, तो हम एक डॉक्टर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे. देयर इज अ डॉक्टर इन आवर एरिया, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, चेस्ट एंड हार्ट स्पेशलिस्ट. तो उन पे ऐसा है कि मतलब क्लिनिक पे भीड़ नहीं होती ज़्यादा, मतलब आप जाओ सीधे आपका नंबर आ जाएगा या कोई एक आधा पेशेंट होगा, दैट्स इट. बट ही इज़ अ वेरी जेन्युइन डॉक्टर. सो मैंने अपने फ्रेंड से बोला, यार इतने जेन्युइन डॉक्टर हैं और उन पे तो इतनी लाइन लगनी चाहिए, ऐसा क्यों ये लाइन नहीं लग रही? और उसने, मेरे फ्रेंड ने जो मुझे जवाब दिया, उससे शायद आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए, सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन. ही सेड, यार तूने देखा है उनका क्लिनिक कहाँ पर है और कैसा बना हुआ है? कमर्शलाइज उन्होंने किया नहीं हुआ कि बहुत अच्छा सा एक प्रॉपर मार्केट प्लेस में बना रखा हो जहाँ पार्किंग हो. एक नॉर्मल सा क्लिनिक है और उसमें कोई शोशेबाजी है नहीं. और इस वजह से, और आजकल का जो कल्चर है वो ये है कि जो दिखता है वो बिकता है. तो इस वजह से ठीक है कि ये जब भी हम जाते हैं सीधे नंबर आ जाता है या कोई एक आधा पेशेंट वेट कर रहा होता है. सो दिस लाइन इज कंप्लीटली फॉर दैट. विद एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, बायर्स को नहीं पता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लो क्वालिटी गुड्स कैन ड्राइव हाई क्वालिटी गुड्स आउट ऑफ द मार्केट. लो क्वालिटी गुड्स अगर वो प्रॉपर मार्केटिंग कर रहे हैं और हाई क्वालिटी गुड्स की प्रॉपर मार्केटिंग नहीं है, जैसा भी मैंने डॉक्टर के केस में सर्विस का एग्जांपल दिया, तो लो क्वालिटी गुड्स भी हाई क्वालिटी गुड्स को मार्केट से बाहर कर देते हैं. जस्ट क्यों? क्योंकि हाई क्वालिटी गुड्स की उतनी अच्छी ब्रांडिंग नहीं हो पाती जितनी लो क्वालिटी गुड्स की वो करके दे देते हैं और कस्टमर जो है उसमें फंस जाता है. इसके बाद है एडवर्ड सिलेक्टिंग एंड मॉरल हैजार्ड. इससे पहले इस पे एक छोटी सी चीज लिख लीजिएगा. इसको हम एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को लेमन प्रॉब्लम्स के नाम से भी जानते हैं. चलिए, इसके बाद आपका आता है बेसिकली एडवर्ड सिलेक्टिंग एंड मॉरल हैजार्ड. ये क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा. मैं आपको दोनों एक एग्जांपल से समझाता हूँ. एडवर्ड सिलेक्टिंग, देखो होता क्या है. हेल्थ इंश्योरेंस का अगर हम एग्जांपल लें तो हेल्थ इंश्योरेंस जनरली कौन लोग लेते हैं? जो अच्छे से जानते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जनरली वो लोग प्रेफर करते हैं. अब अगर सारे अनहेल्दी लोग ही हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो होगा क्या? इंश्योरेंस कंपनी के पास नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा आएंगे. नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा आएंगे तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी के रेवेन्यूज़ पे बर्डन पड़ेगा, उनको लॉसेस होंगे. तो वो क्या करेंगे? कवर अप करने के लिए प्रीमियम के अमाउंट्स इंक्रीज करते हैं. अब जब वो प्रीमियम के अमाउंट इंक्रीज करते हैं, क्यों इंक्रीज करते हैं? क्योंकि सिर्फ अनहेल्दी लोग ही जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेना प्रेफर कर रहे हैं. तो उस केस के अंदर जब वो अपने इंश्योरेंस प्रीमियम के अमाउंट बढ़ाते हैं तो जो हेल्दी लोग थोड़े बहुत हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे थे वो भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना अवॉइड करते हैं. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भाई हमारा तो हेल्दी लाइफस्टाइल है, हम क्यों लें? आप मेरी बात समझ रहे हैं? और इसकी वजह से हेल्दी लोग मार्केट से बाहर होना शुरू हो जाते हैं. फिर और कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर बर्डन आता है. क्यों? क्योंकि जितना वो प्रीमियम अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे, हेल्दी लोग उतना ही अवॉइड करेंगे और सिर्फ अनहेल्दी लोग ही हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे. समझ में आई बात? तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एडवर्स सिलेक्टिंग. Health insurance is generally avoided by a healthy person due to higher premium amount and resulting in lower revenues for health insurance companies. Adverse selecting is a situation in which asymmetric information about quality eliminates high quality goods from the market. जो अच्छे कस्टमर्स हैं वो मार्केट से बाहर हो गए. मॉरल हज़ार्ड, ये क्या होता है? जब कोई इन्फॉर्म्ड, जिसके पास पूरी नॉलेज है प्रोडक्ट की, वो एडवांटेज लेता है किसी ऐसे व्यक्ति का जिसपे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है. मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ. हॉस्पिटल में हम एडमिट हुए, अगर हम हॉस्पिटल गए और कोई चीज़, सस्ता इलाज हो भी सकता है, तो हॉस्पिटल्स वाले क्या करते हैं, जनरली देखा गया है कि अगर उन्हें पता है कि किसी व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है तो वो सस्ते वाला इलाज ही नहीं करते, वो करते ही महंगे वाला इलाज है. और अल्टीमेटली बर्डन आता है किस पे? इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर. यस और नो?
तो moral hazard means informed person taking advantage of less informed person. It arises due to lack of information about someone's future behavior. अब देखो, इन्फॉर्म्ड पर्सन को पता है, अनइन्फॉर्म्ड पर्सन को, मतलब इन्फॉर्म्ड पर्सन को ये जानकारी बहुत अच्छे से है कि जो नॉलेज मेरे पास है वो सामने वाले पे नहीं है, मैं जो बताऊंगा उसे मानना पड़ेगा। और यहीं पर मार्केट फेलियर देखने को मिलता है। कैसे? अल्टीमेटली वो कॉस्टली प्रोसेस कर देते हैं ट्रीटमेंट में, जिसका बर्डन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर आता है इन द फॉर्म ऑफ हैवी क्लेम्स। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है, और इन फ्यूचर फिर इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं? प्रीमियम्स के अमाउंट बढ़ाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो देखो मार्केट फेलियर, आप समझो कि कहीं ना कहीं बायर एंड सेलर के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम है, वो कहीं से भी अगर फेल होता है तो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट फेलियर। तो लीड्स टू मार्केट फेलियर एज द इन्फॉर्म्ड कस्टमर ट्राई टू रिसीव एंटायर कस्टमर सरप्लस टू मेक देयर ओन प्रॉफिट्स। जैसे हॉस्पिटल के केस में वो कोशिश करते हैं कि जितना प्रॉफिट हो सके बना ले पेशेंट से। यही एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दिया गया है। इंडिया में ये प्रॉब्लम अब सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है टीपीए के थ्रू। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल्स के बीच में एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है। हॉस्पिटल क्या करती हैं? टीपीए पे सारा ट्रीटमेंट भेजते हैं कि उन्होंने पेशेंट को क्या बीमारी थी और क्या ट्रीटमेंट दिया। उस केस के अंदर टीपीए पूरा क्रॉस वेरीफाई करता है कि हॉस्पिटल ने सही ट्रीटमेंट दिया या नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं किया हॉस्पिटल ने कि जानबूझ के महंगा ट्रीटमेंट दिया हो। फिर टीपीए अप्रूव करता है और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को देता है कि हाँ भैया हॉस्पिटल ने सही किया है, और फिर वहाँ से पेमेंट रिलीज की जाती है। तो टीपीए के थ्रू, एक थर्ड पार्टी के थ्रू जो न्यूट्रल होकर डिसीजन ले सके, ये प्रॉब्लम इंडिया में सॉल्व की जा रही है। तो ये सारे कारण थे मार्केट फेलियर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा सा लेंदी भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज की। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। देखिए 4 तरह की होती है: नेगेटिव प्रोडक्शन, पॉजिटिव प्रोडक्शन, नेगेटिव कंजम्पशन, पॉजिटिव कंजम्पशन। मेनली तो 2 चीजों से रिलेटेड होती है एक्सटर्नलिटी, आपको पता है, प्रोडक्शन या कंजम्पशन। अब प्रोडक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ऐसे ही कंजम्पशन में नेगेटिव या पॉजिटिव। तो ये नाम तो अब आपको याद हो जाएंगे। अब होता क्या है, देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। हमने एक्सटर्नलिटी देखा था, क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति की प्रोडक्शन या कंजम्पशन करने से दूसरे व्यक्ति पर जो फर्क पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नलिटी। अब नेगेटिव प्रोडक्शन है, नेगेटिव प्रोडक्शन मतलब कि किसी एक व्यक्ति के प्रोडक्शन करने से किसी दूसरे व्यक्ति पर नेगेटिव असर पड़ता है। पॉजिटिव प्रोडक्शन है मतलब किसी एक व्यक्ति के प्रोडक्शन करने से दूसरे व्यक्ति पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब मैं दोनों का एग्जांपल देता हूं। नेगेटिव प्रोडक्शन, आप फैक्ट्री है, वहां से पोल्यूशन निकल रहा है, तो वो सोसाइटी में सबको डिस्टर्ब कर रहा है, इट्स अ नेगेटिव प्रोडक्शन। पॉजिटिव प्रोडक्शन, कोई फर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, वर्कर्स को हायर कर रही है, तो क्या है, उसके प्रोडक्शन करने से फायदा हो रहा है। फायदा कैसे हो रहा है? बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट, यस और नो। नेगेटिव कंजम्पशन, किसी के कंजम्पशन करने से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है दूसरे लोगों पे, लाइक स्मोकिंग। स्मोकिंग कोई व्यक्ति कर रहा होता है तो स्मोक जो निकलता है, जो उसके आसपास के सराउंडिंग्स में लोग होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। पॉजिटिव कंजम्पशन, किसी के कंजम्पशन करने से पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है दूसरों पे, लाइक कोई हवन करवा रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव कंजम्पशन, यस और नो। तो देखिए, initiated in production which imposes an external cost on other, initiated in production that provide external benefit to others, initiated in consumption which produces external cost on others, initiated in consumption that provides external benefits to other। ठीक है, और वो हो सकता है सामने वाला प्रोडक्शन की फॉर्म में ले या कंजम्पशन की फॉर्म में, इससे फर्क नहीं पड़ता। बाकी आगे की चीज़ आप लिखो जितना एक्सप्लेन करके, वो आपके ऊपर है, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो यहां तक है, मैंने आपको बताया। इट मे बी रिसीव्ड बाय अनदर इन कंजम्पशन और प्रोडक्शन, ये देखो सब में कॉमन लाइन है, एंड इट मे बी रिसीव्ड बाय प्रोडक्शन कंजम्पशन, मे बी रिसीव्ड बाय इन प्रोडक्शन कंजम्पशन, वो सब में लाइन कॉमन है, ठीक है, तो वो उसको एक्सटेंड करने में बस हेल्प करती है। फिर यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसी से रिलेटेड, ये मैं आपको बता दूं। ये वाला एग्जाम्पल मेन, इफ पीपल गेट इम्यूनिटाइज्ड अगेंस्ट कॉन्टीजियस डिजीज, जो बेसिकली डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से फैलती हैं, इन्फेक्शन वाली जो डिजीज होती है, अगर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटाइज कर दिया जाए तो
होगा क्या, सोशल बेनिफिट है कि वो आगे डिजीज किसी और को नहीं फैलेगी। तो अगर किसी को ऐसी बीमारी है और वो उसकी प्रॉपरली टेक केयर करता है और मास्क लगाता है या जो भी प्रिवेंशन चाहिए वो लेता है, तो वो दूसरों को कहीं ना कहीं उसका फायदा पहुंचा रहा है। समझ में आई बात। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बच्चे कि पब्लिक गुड्स क्या होता है। तो पब्लिक गुड्स क्या होता है, जो कि सबको बेनिफिट देते हैं, नॉन एक्सक्लूसिव इन नेचर है, मतलब आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते उसका बेनिफिट लेने से। गिव्स यूटिलिटी टू द पीपल एंड कंजम्पशन इन कलेक्टिव इन नेचर, लाइक फ्रेश एयर, नॉलेज, लाइट हाउस, नेशनल डिफेंस, फ्लड कंट्रोल सिस्टम, स्ट्रीट लाइट। समझ गए, इसका बेनिफिट किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को नहीं मिल रहा। नॉन राइवलरी इन कंजम्पशन, दैट इज व्हेन कंज्यूम्ड बाय वन पर्सन इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय इन इक्वल अमाउंट बाय द रेस्ट ऑफ द पर्सन इन द सोसाइटी। मतलब देखो, मैं सांस ले रहा हूं या आप सांस ले रहे हो, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब द फ्रेश एयर इज अवेलेबल टू ऑल इन द इक्वल क्वांटिटी, यस और नो। नॉन एक्सक्लूडेबल है, दैट इज कंज्यूमर्स कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंजम्पशन बेनिफिट, आप किसी को सांस लेने से रोक नहीं सकते। नेशनल डिफेंस सिस्टम सिर्फ आपके लिए नहीं बना, हमारे लिए भी उतना ही बना है, यस और नो। कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजिबिलिटी, डिवाइड नहीं कर सकते। लाइक आप जाके चॉकलेट आइसक्रीम खरीद सकते हो, क्या अपने लिए नेशनल डिफेंस और हाईवे खरीद सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल। ये तीनों मेन पॉइंट हैं जिस पे आगे डिस्कशन होगा, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। नॉन राइवलरी का मतलब क्या है, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब क्या है, इंडिविजिबिलिटी का मतलब क्या है। समझ में आई बात। गुड्स आर जनरली एन ईजी टारगेट फॉर इश्यूज लाइक एक्सटर्नलिटीज, इनएडिक्वेट प्रॉपर्टी एटसेट्रा। मतलब देखो, पब्लिक गुड्स जो होते हैं ना, ये वल्नरेबल होते हैं, दैट इज इजी टारगेट ऑफ, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सटर्नलिटीज़ यहाँ देखने को मिलती है और कभी भी ये सफिशिएंट नहीं हो सकते। आप कभी भी देखो, द पीपल विल ऑलवेज कंप्लेन अबाउट द स्ट्रीट लाइट्स, द नेशनल डिफेंस, द फ्लड कंट्रोल, बिकॉज इसका हमने रीज़न पढ़ा भी, फ्री राइडर। इसमें फ्री राइडर क्या होता है, मीन हमने देखा था कि पे करने वाले बहुत कम लोग हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन यूज़ करने वाला पूरा हिंदुस्तान है। ये चीजें आ कहां से रही है, नेशनल डिफेंस, फ्लड कंट्रोल, स्ट्रीट लाइटिंग, फ्रॉम द incomes of the taxpayers and how much taxpayers you have in the country. But these things need to be consumed by the entire population of the nation. Yes or no? So that's why the word inadequate property has been used over here. चलिए आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। देखिए, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो हैं, दो अप्रोचेस से हो सकता है। वन इज द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सेकंड इज द मार्केट बेस्ड अप्रोच, जिसके थ्रू गवर्नमेंट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को कम कर सकती है। अब डायरेक्ट कंट्रोल में गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि लॉ पास कर दे टू एलिविएट इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। लाइक एनवायरमेंट एक्ट 1986 है, जो कि रेगुलेट करता है केमिकल जो कंपनीज बनाती हैं या जो भी ऐसी कंपनीज हैं जो पोल्यूशन बेसिकली क्रिएट करती हैं, उनके ऊपर एनवायरमेंट एक्ट 1986 वेरियस रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो इस तरीके का कोई लॉ बना के, या गवर्नमेंट में फॉर्म स्पेशल बोर्ड बॉडीज टू स्पेसिफिकली एड्रेस द प्रॉब्लम। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, जिसका काम क्या है बेसिकली कि कहीं पर भी अगर फॉरेस्ट कटिंग हो रही है या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे रिलेटेड कोई भी लीगल एक्शंस जो हो सकते हैं वो लेना, या सेट स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर दैट द फर्म प्रोड्यूसेस एफिशिएंटली। तो ये तीन तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। फिर आता है मार्केट बेस्ड अप्रोच। मार्केट बेस्ड अप्रोच में गवर्नमेंट दो चीज़ें कर सकती है, या तो सेटिंग प्राइस डायरेक्टली, मतलब पोल्यूशन टैक्स लगा सकती है जिसको हम पोल्यूटिंग टैक्स भी कहते हैं, या सेटिंग प्राइस इनडायरेक्टली। अब ये दोनों में क्या है, बड़े ध्यान से देखना। सेटिंग प्राइस डायरेक्टली, दैट इज पोल्यूटिंग टैक्स के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगा देती है अमाउंट ऑफ पोल्यूशन। इंटरनलाइज एक्सटर्नल कॉस्ट इनटू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिविटी। आप जितना पोल्यूशन आपका प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है उस हिसाब से प्रोडक्ट पे पोल्यूशन टैक्स लगा दिया जाएगा और उसकी वजह से प्राइजेस जो है बढ़ जाएंगे। इंक्रीज इन प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन। और ऑब्वियसली इंटरनलाइज एक्सटर्नल कॉस्ट, मतलब जो भी कॉस्ट आएगी उसको प्राइस के अंदर इनबिल्ट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो प्राइवेट कॉस्ट है, हमने पढ़ा था प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट जो होती है इसका सम होता है बेसिकली क्या, सोशल कॉस्ट। तो क्योंकि फर्म को कहीं ना कहीं पोल्यूशन के लिए पे करना पड़ेगा और आपने क्या किया, जो एक्सटर्नल कॉस्ट थी उसको इंटरनलाइज कर दिया,
आप इस वर्ड को समझो जिसको आप इतना लाइटली ले रहे हो। एक्सटर्नल कॉस्ट को इंटरनलाइज कर दिया, मतलब एक्सटर्नल कॉस्ट क्या था कि जब आप कुछ प्रोडक्शन करते हो उसकी वजह से जो थर्ड पार्टी को इफेक्ट होता है उसको आपने इंटरनलाइज कर दिया, उसकी वैल्यू निकाल के प्राइवेट कॉस्ट में ऐड करवा दी इनटू द प्राइस। यस और नो? तो इससे क्या होगा, प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा है सेटिंग प्राइस इनडायरेक्टली। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट लाइसेंस सेल करे, लाइसेंस टू इमिट लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ पोल्यूटेंट, और वो लाइसेंस जो है वो ट्रांसफरेबल होंगे। मतलब अगर सपोज मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, मुझे उस प्रोडक्ट को बनाने में अगर पोल्यूशन क्रिएट होता है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत है, और कितना पोल्यूशन क्रिएट होता है उसके हिसाब से मुझे लाइसेंस लेना है। अब वो लाइसेंस जो है, परमिट जो है वो ट्रांसफरेबल है। मतलब सपोज मैंने एक्स क्वांटिटी पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया, जिसके लिए मैंने गवर्नमेंट को पे किया। अब मैंने उस क्वांटिटी से कम पोल्यूशन अगर क्रिएट किया तो जितना मैंने कम पोल्यूशन क्रिएट किया उससे मैं रीसेल कर सकता हूं। आप मेरी बात समझ रहे? और अगर उससे ज्यादा पोल्यूशन मैंने क्रिएट किया तो मुझे और लाइसेंस लेना पड़ेगा। हायर पोल्यूटर्स हैव टू बाय मोर परमिट्स, द लो पोल्यूटर्स रिसीव एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग सरप्लस परमिट। तो इसके अंदर क्या है कि बेसिकली जो आप परमिट ले रहे हो वो ट्रांसफरेबल है। मतलब आपने अगर कोई एक्स अमाउंट का पे करके एक्स अमाउंट ऑफ पोल्यूशन के लिए आपने लाइसेंस लिया और आपने उससे कम पोल्यूशन क्रिएट किया, तो जितना आपने कम किया उतना आपको फायदा होगा। वो लाइसेंस आप बेच सकते हो, पैसा कमा सकते हो। लेकिन उससे ज्यादा आपने पोल्यूशन क्रिएट किया, देन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा परमिट या लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो देयर आर 3 वेज, जिसको ब्रॉडली हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, डायरेक्ट कंट्रोल एंड मार्केट बेस्ड अप्रोच। अब प्रॉब्लम इन एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एफिशिएंट पोल्यूशन टैक्स, क्या दिक्कतें आएंगी अगर आप जो एफिशिएंट पोल्यूशन टैक्स आपने यहाँ पे बात करा, इसके अंदर क्या डीमेरिट्स, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पोल्यूशन टैक्स लगाओगे एक कंट्री के अंदर तो क्या होगा, वहाँ के प्रोड्यूसर्स दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं जहाँ पर टैक्सेस लोअर हो। अगर इनइलास्टिक डिमांड है प्रोडक्ट की, मतलब प्राइस बढ़ाने से डिमांड पे खास फर्क नहीं पड़ता, प्रोड्यूसर्स विल बी एबल टू इजीली शिफ्ट टैक्स बर्डन इन द फॉर्म ऑफ हायर प्रोडक्ट प्राइसेस। अल्टीमेटली कस्टमर, देखो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपना मार्जिन नहीं कम करेगा, वो तो उल्टा, अगर इनइलास्टिक डिमांड है तो क्या करेगा, प्राइसेस अच्छे से बढ़ा देगा। अच्छे से क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि उसे पता है कि प्राइस बढ़ने से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड पे कम फर्क पड़ना। यस और नो? तो अल्टीमेटली सारा बर्डन जो है वो कस्टमर के ऊपर ही आएगा। इट ओनली एस्टेब्लिशेस एन इंसेंटिव सिस्टम फॉर यूज ऑफ मेथड्स विच आर लेस पोल्यूटिंग। ठीक है, सिर्फ ये नहीं होता कि आप कंप्लीटली इको फ्रेंडली पे चले जाओ, सिर्फ उनको आप यूज करोगे जो लेस पोल्यूटिंग है, जिससे पोल्यूशन टैक्स कम लगे, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। Difficult to determine and administrate as private cost plus taxes will equate with social cost। देखो आप क्या कर रहे हो इसके अंदर, वैसे हमने पढ़ा था प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट इज द सोशल कॉस्ट। अभी जितनी भी एक्सटर्नल कॉस्ट आ रही है इसको आप टैक्सेस की फॉर्म में लाना चाहते हो और प्राइवेट कॉस्ट का पार्ट बनाना चाहते हो। यस और नो? यही करना चाह रहे हैं, लेकिन ये डिटरमाइन करना, इसको मैनेज करना कि किसने कितना पोल्यूशन फैलाया, कितना कम पोल्यूशन फैलाया, कितना लाइसेंस लिया, कहना आसान है लेकिन इन चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। समझ में आई बात? इसके बाद है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडेबल परमिट्स। यहाँ पर जो आपने बात करी, टैक्सेशन एडवांटेज, इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिवॉर्ड। परचेज ऑफ परमिट क्रिएट्स अ मेजर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि परमिट्स खरीदेंगे, देखो चिंता होगी जब जेब से पैसा जाएगा ना, एक तो गवर्नमेंट पे रेवेन्यू आएगा जिसे गवर्नमेंट यूज कर सकती है जनता की भलाई के लिए। सेकंड चीज, लोगों को चिंता होगी कि कम से कम पोल्यूशन किस तरीके से फैलाया जाए। फटाफट यहाँ तक करिए, बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस। चलिए बात करते हैं मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स की। सबसे पहले मेरिट गुड्स क्या होते हैं, देखिए नाम से ही पता लगता है, मेरिट गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो कि सोसाइटी के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति का हक है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जो कि कहीं ना कहीं पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो पे कर सकते हैं वो पे करें, बट जो पे नहीं भी कर सकते तो उनको भी ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए। जैसे आप देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, तो ऑल दीज आर प्रोवाइडिंग व्हाट, द मेरिट गुड्स। The goods that the government feels that people will under consume,
गवर्नमेंट को लगता है कि अंडर कंज्यूम करेंगे, विच ऑट टू बी सब्सिडाइज्ड, जिनको सब्सिडाइज करने की जरूरत है या फ्री में ही प्रोवाइड करने की जरूरत है एट द पॉइंट ऑफ यूज, सो दैट कंजम्पशन डज नॉट ऑन द एबिलिटी टू पे, जो कंजम्पशन है वो एबिलिटी टू पे पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। अब इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले एक्सक्लूडेबल है। देखिए मेरिट गुड्स एक्सक्लूडेबल क्यों है? आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाके या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अगर जेब में पैसे नहीं है तो इलाज करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। पीपल हु आर नॉट पेइंग कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सेसिंग इट। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोलती है, गवर्नमेंट स्कूल्स चलते हैं, लिमिटेड है सप्लाई में। रिजेक्टेबल है, हु आर अनविलिंग टू पे, मतलब जो पे करना नहीं चाहते, ठीक है भैया, अगर कोई कंज्यूम नहीं करना चाहता तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। इन्वॉल्व पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट, कहीं ना कहीं खर्चा होता है इसके ऊपर, एंड जितना अच्छा करोगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा। ये सुनो, पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ है? मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है, प्राइमरी एजुकेशन सस्ती है, उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी वो और महंगी, हायर सेकेंडरी और महंगी, उसके बाद आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं और महंगी, तो इसलिए पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जाएगा कॉस्ट बढ़ती जाएगी। राइवलरी, राइवलरी देखो जब भी इकोनॉमिक्स में यूज होता है कि मतलब अगर एक व्यक्ति कंजम्पशन कर रहा है तो साइमल्टेनियस कंजम्पशन बाय अनदर कहीं ना कहीं रुकती है। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में देखो, किसी भी हर कोर्स के लिए नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है। अब सपोज 100 सीटें और लेने वाले 10,000 बच्चे हैं एडमिशन, तो 100 को ही एडमिशन मिल पाएगा, बाकी 9,900 को क्या मिलेगा? रिजेक्शन मिलेगा। कंजम्पशन बाय वन, ये 100 प्रिवेंट साइमल्टेनियस कंजम्पशन बाय अनदर। ये सुनो, इसके बाद गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन कर सकती है इसमें बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा एकदम रिलैक्स होके, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहले ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करते हैं, ना कि नेगेटिव। ये सुनो, तो देखो दिस इज योर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, यू कैन सी विच इज योर एमसी, बेसिकली बताया था मैंने आपको पिछले चैप्टर में, एंड दिस इज यू कैन सी मार्जिनल सोशल बेनिफिट। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। पिछले चैप्टर में आपने देखा था एमएससी मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो है वो एमपीसी से ऊपर था, अगर ये एमपीसी था तो यहाँ पर ये एमएससी था, लेकिन इसमें ये नीचे। क्यों नीचे है? क्योंकि यहाँ पर जो मेरिट गुड्स है दैट क्रिएट्स द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, ना कि नेगेटिव। नेगेटिव क्रिएट करते हैं तो ये ऊपर होता है भाई, ये तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहे हैं ना, तो इस वजह से ये आपका मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो है वो इसके नीचे आएगा। समझ में ही बात? ये क्लियर है आपको? ये क्लियर है, और मार्जिनल सोशल बेनिफिट क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, मेरिट गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, आउटपुट प्रोड्यूस्ड विल बी क्यू। यहाँ पर जहाँ पे एमपीसी और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट आप देख रहे हैं, दिस इज मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट एंड दिस इज मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, ये दोनों जहाँ इक्वल हैं, this is what customer is willing to pay, this is what the firms are charging, and this is the equilibrium level। हाँ या ना? देखिए मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट इस केस में एक ही है। ठीक है, नाउ इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन आउटपुट प्रोड्यूस्ड विल बी क्यू, वेयर एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीबी। एमपीसी ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट, एंड एमपीबी व्हाट द कस्टमर्स आर गेटिंग द बेनिफिट, इट इज बेसिकली द डिमांड कर्व, यू कैन से। समझ में ही बात? अब बड़े ध्यान से समझना, शेडेड एरिया ABC shows welfare loss to the society due to under production। कायदे से अभी प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम उन्हीं को ये चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं मेरिट गुड्स जो अफोर्ड कर सकते हैं। अब क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करते हैं तो गवर्नमेंट को सब्सिडाइज रेटों पे देना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देगी तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेट कॉस्ट जो इस समय आपको ये दिख रही है ये कहीं ना कहीं कम होगी, सब्सिडी देगी गवर्नमेंट या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएगी तो। हाँ या ना? तो देखिए ये कर्व नीचे की तरफ आया, ये मैंने आपको यहाँ भी समझाया था। अब अगर ऐसा होता है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, तो प्रोडक्शन फिर यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे होगा। ये सुनो, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दैट इज क्यू स्टार पे होगा। कब? जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएगी। सो क्यू स्टार इज द ऑप्टिमल आउटपुट एट विच एमएससी इज इक्वल्स टू एमएसपी, जहाँ पे मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल सोशल बेनिफिट के इक्वल होगी। देखिए गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है तो लोगों को सहारा मिलेगा। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ।
सीबीएसई की फीस जाती है अगर बच्चे 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भैया सीबीएसई की फीस हम ही पे करेंगे, बच्चों को पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग कम होगी ना, यस और नो, कॉस्ट कम होगी, बट अल्टीमेटली बेनिफिट्स तो वही मिलेंगे। इसीलिए बोला गया एमपीबी इज इक्वल्स टू एमएसपी। तो अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो आउटपुट क्यू स्टार होगा, ना कि क्यू होगा। मतलब अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही है तो ये ए बी सी का जो एरिया आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं जो है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो वही यहाँ लिखा होता है शेडेड एरिया एबीसी शोज वेलफेयर लॉस टू द सोसाइटी ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन और अंडर कंजम्पशन ऑफ गुड्स। समझ में आई बात? थोड़ा टेक्निकल डायग्राम है, अगर हो सके तो 2 बार भी देखना पड़े तो देखिएगा इसको, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स एट 0 प्राइस, अगर 0 प्राइस पे होता है तो दिस इज द डिमांड कर्व, यस और नो। अब अगर से फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम, तो अगर आप 0 प्राइस पर इसको प्राइस करेंगे तो ऑब्वियसली डिमांड कितनी होगी, ओडी होगी, हाँ या ना। देखिए इन द अबव डायग्राम व्हेन पीपल आर रिक्वायर्ड टू पे द फ्री मार्केट प्राइस पीपल वुड कंज्यूम ओनली ओक्यू क्वांटिटी। देखिए दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व। के मन में आ सकता है सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन क्यों लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि देखो आप शॉर्ट रन में कितने ही प्राइजेस ऊपर नीचे कर लो, आप रातों रात एजुकेशनल फैसिलिटी या हॉस्पिटल्स क्रिएट नहीं कर सकते, इसीलिए प्राइस कम ज़्यादा होने से शॉर्ट रन में कोई सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन लिया। तो अगर प्राइस पे करना पड़ता है तो दिस विल बी द क्वांटिटी बिकॉज दिस इज द इक्विलिब्रियम, बट इफ इट इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट द डिमांड विल बी ओडी। इफ प्रोवाइडेड एट 0 प्राइसेस द डिमांड ओडी फॉर एक्सीड्स सप्लाई। इसको ठीक कर लो, विच कर लो इसे फॉर की जगह। समझ में आई बात आपको? शो फटाफट इसको एक बार आप यहां तक नोट करिए फास्ट। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 दैट इज द फिस्कल पॉलिसी। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी होता क्या है, उससे पहले आप एक वर्ड समझिए दैट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हमने अपने यूनिट 1 के अंदर देखा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है जहां पर देश की सारी लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, यस और नो। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, अगर कोई इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऑपरेट नहीं कर रही तो उस केस में वहां की गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, अपनी स्पेंडिंग्स को चेंज करके, टैक्सेशन को चेंज करके, बोरिंग्स को चेंज करके, सो दैट इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की तरफ मूव ऑन कर सके। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन एंड बोरिंग टू इन्फ्लुएंस बोथ द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इट इज इन द नेचर ऑफ डिमांड साइड, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू आप डिमांड साइड को इफेक्ट कर सकते हो, एंड इट इज रिक्वायर्ड व्हेन इकोनॉमी इज नॉट प्रोड्यूसिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो आपसे पूछा जा सकता है फिस्कल पॉलिसी क्या है 2 नंबर के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। और 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि फिस्कल पॉलिसी जो है किन चीज़ों को इफेक्ट डालती है, तो पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द लेवल ऑफ ग्रोथ, दोनों पे ही वो इफेक्ट डालती है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? तो पहला इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सक्लेशन ऑफ रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को किसी भी तरीके से अचीव करना या मेंटेन करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब 2 तरह की फिस्कल पॉलिसीज हो सकती हैं, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी और नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। देखिए डिस्क्रिशनरी मतलब डेलिब्रेट, गवर्नमेंट ने डेलिब्रेटली कुछ एक्शंस लिए टू इन्फ्लुएंस द आउटपुट लेवल्स, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। जैसे भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 30% से घटाकर 22% कर दिया, 8% कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, तो दिस इज अ डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या करती है, एक ऐसा प्रोग्राम सेट करके चलती है जो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जो लेवल ऑफ आउटपुट है उसको एडजस्ट करता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, अब जितना इनकम का लेवल ज़्यादा होगा उतना टैक्स ज़्यादा होगा। स्टार्टिंग में रेट ऑफ टैक्स 10 होता है, फिर 20 हो जाता है, फिर 30 हो जाता है, फिर सेस लगते हैं, येस और नो।
तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का, दैट इज नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी का। क्योंकि जैसे जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ता जाएगा, टैक्स ज़्यादा देंगे, तो उनके हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम बचेगी, यस और नो। और अगर डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी तो ऑब्जेक्टिव क्या था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव मेंटेन हो पाएगा। तो डिस्क्रिशनरी मतलब डेलिब्रेट, और नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब आपने कुछ ऐसा डिजाइन कर दिया कि ऑटोमेटिकली सब सही चलता रहे। Any government program that automatically tends to reduce fluctuations in GDP is known as this. It is built-in fiscal mechanism that operate automatically to reduce expansion and contraction. It refers to deliberate policy actions on the part of government to change the level of expenditure taxes to influence level of national output. इसमें एग्जाम्पल देखें तो लेवल ऑफ टैक्सेशन, लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग टेंड टू अकर ऑटोमेटिकली। जो टैक्सेशन का स्लैब्स होगा या गवर्नमेंट की मिनिमम स्पेंडिंग्स होगा इन द फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट में डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वे रिसोर्स यूज्ड इन द इकोनॉमी। जैसे भी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया कॉर्पोरेट टैक्स का। एडजस्टमेंट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस अकर विदाउट एनी डेलिब्रेट लेजिस्लेटिव एक्शन एंड स्टिमुलेट एग्रीगेट स्पेंडिंग इन अ रिसेशन एंड रिड्यूस द इकोनॉमिक एक्सपेंशन। देखो जैसे मैंने आपको इनकम टैक्स का एग्जांपल दिया, बेस्ट है एकदम। आपका इनकम जितना ज़्यादा होता चला जाएगा, टैक्स आपका ज़्यादा बनता चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो देखो अगर सबकी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो इन्फ्लेशन इफेक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि एवरीवन हैज़ द इनकम, तो दे विल ऑफर द मोर प्राइजेस फॉर द गुड्स, यस और नो। तो इसीलिए ज़्यादा इनकम होने पे टैक्सेस ज़्यादा होते चले जाते हैं, और कम इनकम होने पे टैक्सेस एकदम ना के, अब कोई साल के लाख रुपए कमा रहे हो, उसे टैक्स नहीं देना, ठीक है। तो ये एक तरह से बेसिकली क्यों, सो दैट रिसेशन या एक्सपेंशन की सिचुएशन ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ एडजस्ट होती रहे। This, depending on the situation, the central government could cut and raise the tax rate, grant tax rebate, levy surcharge, and either initiate or eliminate direct spending projects. जैसे अभी हमने आपको एक कॉर्पोरेट टैक्स का एग्जांपल दिया, एज वेल एज गवर्नमेंट सेस लगाती है कई बार कि 2 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो 10% सेस देना पड़ेगा, या कुछ स्पेसिफिक एरियाज में टैक्स रिबेट देती है। जनरली क्या होता है, एक्सपोर्ट्स में टैक्स रिबेट बहुत दिए जाते हैं। इसके बाद एग्जांपल, प्रोग्रेसिवली ग्रेजुएटेड कॉर्पोरेट एंड पर्सनल इनकम टैक्स, इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन रोड्स ब्रिजेस। प्रोग्रेसिव ग्रेजुएटेड क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। समझ में आई बात? श्योर। तो एक बार जो है आप फटाफट यहाँ तक प्रिपेयर करिए। इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए चारों चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट और गवर्नमेंट बजट। कुछ भी इसमें नया नहीं है आपके लिए। टैक्स इज अ मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर स्टेब्लिशिंग स्टेबिलिटी इन एन इकोनॉमी, कि जिन पे ज़्यादा पैसा है उनसे ज़्यादा टैक्स ले लिया जाए सो दैट वो इन्फ्लेशन ना क्रिएट करे। डिटरमाइन द साइज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, भाई लोगों ने कितना टैक्स दिया उसके बेसिस पे गवर्नमेंट विल डिसाइड कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? अगर डिस्पोजेबल इनकम इकोनॉमी में 100 रुपीज़ है तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन उस हिसाब से होगा। डिस्पोजेबल इनकम 150 है तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन उस हिसाब से होगा, यस और नो। टैक्स पॉलिसी इज फ्रेम्ड टू एनकरेज प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें कई बार प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत बेनिफिट दिए जाते हैं टैक्स पॉलिसीज में, जो कि आपने पीजीबीपी में देखा भी। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन न्यू टैक्सेस वाइप ऑफ द सरप्लस परचेजिंग पावर। ये बड़े ध्यान से देखिए कि जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही होती है तो गवर्नमेंट नए नए सेस टैक्सेस ले आती है, जिससे क्या होता है, जिसका मेन मकसद ये होता है कि जो सरप्लस परचेजिंग पावर इकोनॉमी में क्रिएट हो गई है उसको ख़त्म कर दिया जाए। देखिए सारी चीज़ें कुछ भी नया नहीं है आपके लिए, सब आप पढ़ के आ रहे हैं ऑलरेडी। करंट एक्सपेंडिचर टू मीट डे टू डे रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, ट्रांसफर पेमेंट भी होती है इसमें, ये सब हमने यूनिट 1 में देखा था। इट में इनिशिएट अ फ्रेश वेव ऑफ पब्लिक वर्क ड्यूरिंग रिसेशन, एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इरिगेशन फैसिलिटी। जब रिसेशन होता है तो गवर्नमेंट कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें। इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स एज वेल एज परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, जिसके बारे में भी हम लेटर ऑन डिस्कशन और डिटेल में करेंगे। फिर पब्लिक डेट, वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी। इंटरनल जब विद इन द कंट्री, एक्सटर्नल जब आउटसाइड द कंट्री है, लाइक IMF या दूसरी कंट्रीज से। और उसके कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं वो यहाँ पे एग्जांपल दिया है। फिर गवर्नमेंट बजट क्या होता है, बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ और अपने एक्सपेंडिचर का पूरा डेटा बताती है कि कहाँ से गवर्नमेंट पे कितना रेवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट उसे कहाँ कहाँ खर्च करेगी। उसे बैलेंस बोला जाता है अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल है। सरप्लस बोला जाता है अगर रेवेन्यू ज़्यादा एक्सपेंडिचर से,
और डेफिशिट बजट बोला जाता है अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से। तो बहुत ही सिंपल चीज़, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, फटाफट इसे यहाँ तक करिए। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी पे। चलिए बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी की। तो देखिए दो तरह की फिस्कल पॉलिसी हो सकती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, इसमें देखो नाम से ही पता लगता है एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन किसका? एग्रीगेट डिमांड का। मतलब जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब देयर इज अ सिचुएशन ऑफ रिसेशन इन द इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट इस तरीके की पॉलिसीज बनाती है कि किस तरीके से डिमांड को बूस्ट अप किया जाए, किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए सो दैट इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड। इट इज डिजाइन्ड टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शनरी फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, accomplished by increasing aggregate expenditure and aggregate demand through an increase in all types of government spending और a decrease in tax। इसके लिए गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ाती है, टैक्सेस कम करती है। It leads to a larger government budget deficit और smaller budget surplus। ये क्या है ध्यान से देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑलरेडी डेफिशिट में थी और वो अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं जो बजट डेफिशिट है वो और बड़ा हो जाएगा। बट अगर गवर्नमेंट सरप्लस में थी और अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ाती है तो वो सरप्लस जो है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज्ड टू एड्रेस बिजनेस साइकिल इंस्टेबिलिटी। A recessionary gap, also known as contractionary gap, is said to exist if the existing level of aggregate production is less than what would be produced with the full employment of resources। मतलब बड़े ध्यान से देखिएगा मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। सपोज ये है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल Y2, ठीक है, और इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है Y1, कम प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। तो दिस गैप इज नोन एज बेसिकली व्हाट? दिस इज नोन एज रिसेशनरी गैप। इन द अबव डायग्राम जीडीपी एट Y लेवल लाइज बिलो द नेचुरल लेवल Y2, Y2 से कम है, यस और नो, दैट रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन ऑफ रिसेशन। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे वो कहते थे इन सच अ सिचुएशन हमें क्या करना चाहिए? वेजेस को कम कर देना चाहिए, क्योंकि जब वेजेस कम होगी, रिडक्शन इन वेजेस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्लीज मेक इट करेक्ट। अगर वेजेस हम रिड्यूस कर देंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी एंड प्रोड्यूसर्स विल इंटेंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, और प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। एज ए रिजल्ट होगा क्या? सप्लाई कर्व SAS1, देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, ये SAS1 है, दिख रहा है आपको? ये जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है। अब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएंगे तो ये शिफ्ट होगा, दैट इज ऑन SAS2 पे आएगा, विल शिफ्ट टू द राइट SAS2 एंड ब्रिंग द इकोनॉमी बैक टू द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, और जो इकोनॉमी है वो दोबारा से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो है आ जाएगी। ऐसा कहना था किसका? ऐसा कहना था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। अभी देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, ये सिर्फ AD1 देखिए आप, मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि AD ये है, ठीक है, एंड दिस वाज द प्रोडक्शन लेवल। यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्शन हो रहा है इक्विलिब्रियम में, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो यहाँ पर था। तो उसने क्या किया? उसके लिए उसने बोला कि वेजेस कम करो, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, जिससे प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएंगे और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा। ये कहते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल कौन? क्लासिकल बेसिकली हम उनको कहते हैं जो 1930 से पहले थे, कीनेजियन थ्योरी से पहले। लेकिन कीनेजियन ने दूसरी चीज कही। कीनेजियन कहते थे कि सप्लाई चीज को आप इफेक्ट नहीं कर सकते, इफेक्ट आप डिमांड को कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंग टू कीनेजियन वेजेस विल नॉट एडजस्ट रैपिडली टू एकोमोडेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड हेंस रिसेशन वुड परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनका कहना था कि इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे में बहुत वक्त लगता है और रिसेशन लंबे समय तक चलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट इंक्रीज टू इट्स एक्सपेंडिचर। देखो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ना वो सप्लाई साइड पे फोकस करते थे, जबकि कीनेजियन जो है डिमांड साइड पे। उन्होंने क्या कहा कि अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती, गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर इन एडिक्वेट क्वालिटीज सो एज टू शिफ्ट द डिमांड कर्व। डिमांड मतलब देखो क्लासिकल के हिसाब से SAS1 से SS2 हुआ, लेकिन जो कीनेजियन की थ्योरी थी वो क्या कहती थी? कीनेजियन की थ्योरी कहती थी कि दिस इज AD, दिस इज SAS1, दिस इज योर
level of employment at present and this is your full employment level. yes or no? तो इसको आप सप्लाई साइड से अचीव नहीं कर सकते, आप इसको डिमांड से अचीव कर सकते हो। डिमांड बढ़ाओ, डिमांड बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाओ? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिससे एग्रीगेट डिमांड का जो AD1 है वो AD2 पर हो जाए और इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव किया जा सके, फुल एम्प्लॉयमेंट। द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड्स, अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना बढ़ना चाहिए? अब मेरी बात देखिए, ये इसमें जो बुक में आपके डायग्राम है, ये दो डायग्राम्स को इन्होंने मर्ज कर रखा है बेसिकली। अब देखिए ध्यान से समझ में आएगा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे कि SAS1 AD1 ये इक्विलिब्रियम है, आप सप्लाई को बढ़ाओ ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाओ। लेकिन केनीजियन थ्योरी क्या कहती थी कि ये इक्विलिब्रियम है इस समय एट प्रेजेंट, अगर आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लेना है, Y1 लेना है, तो डिमांड को बढ़ाओ ना कि सप्लाई को। तो वही चीज़ इसने मर्ज करके इसमें बता रखी है, ठीक है। और ये आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो हमेशा जो है बेसिकली स्ट्रेट लाइन होता है। इसके ऊपर अभी हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, जस्ट आपको एक छोटे सा बात बता दूं। लॉन्ग रन में हम ये मानते हैं कि रेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस लेवल जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कांस्टेंट रहती है। चलिए, अब गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग कितनी बढ़ाने की जरूरत है? हमने देखा गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी AD1 से AD2 पे आना है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन द GNP गैप क्रिएटेड ड्यू टू रिसेशन एंड ऑल्सो ऑन द साइज ऑफ मल्टीप्लायर विच डिपेंड्स ऑन MPC। देखो बेसिकली वो डिपेंड करेगा कि एक तो ये गैप कितना है, दूसरा मल्टीप्लायर इफेक्ट। देखो गवर्नमेंट अगर स्पेंड करेगी तो वो किसी के लिए इनकम बनेगी, किसी की इनकम बनेगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट है। देखो ना, गवर्नमेंट ने अगर स्पेंड करा तो किसी के लिए इनकम बना, अब जिसके लिए वो इनकम बढ़ा वो अपनी कंजम्पशन बढ़ाएगा, फिर वो कंजम्पशन बढ़ाएगा तो वो किसी की इनकम बनेगी, फिर वो कंजम्पशन होगी। तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट है जो कि MPC पे डिपेंड करता है। इट नीड नॉट टू बी एग्जैक्टली सेम एज गैप बिटवीन Y2 एंड Y1। इतना जितना गैप है इतना ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। वो बेसिकली डिपेंड करता है मल्टीप्लायर इफेक्ट पे जो कि डिपेंड करता है MPC पे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपने पढ़ा हुआ है, एकदम सेम लाइन पर आप उस चीज को समझने की कोशिश करिए। समझ में आई बात? श्योर। इसके बाद एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ देयर इज एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी हम किसको बोलते हैं? जब RBI इंटरेस्ट रेट लोअर करके, बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके। इफ इंटरेस्ट रेट राइजेस एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है, इस वजह से इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहे, बट मनी सप्लाई डज नॉट राइज कॉन्क्रेंटली, और उस हिसाब से मनी सप्लाई नहीं बढ़ रही, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। यस और नो? भाई डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था, देखो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर उसमें लोन लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लोन लेके बिजनेस में लगा के कोई इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आने वाली, जो उनका इंटरेस्ट है वो अच्छा खासा चला जाएगा। बट इफ इंटरेस्ट रेट रिमेन्स अनचेंज्ड, द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी अफेक्टेड बैडली एंड अ राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल हैव फुल इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से समझिए इसको, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते हैं मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स पे कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा। देखो हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी कि इंटरेस्ट रेट का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ बेसिकली इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स उतनी कम होंगी। अब अगर आप इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करते हो तो गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करेगी, देखो गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करती है कुछ भी तो अल्टीमेटली वो जाता है किसके हाथों में? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। भाई स्ट्रीट लाइट्स बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो अल्टीमेटली वो पैसा जा किस पे रहा है? प्राइवेट सेक्टर पे। अब प्राइवेट सेक्टर उसको आगे और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करे, उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट का भी तो सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक बार डिमांड क्रिएट कर दी, एक पंप जो देना था इकोनॉमी के अंदर दे दिया बाय मेकिंग सम एक्सपेंडिचर्स, बट वो आगे ग्रो अप करे, प्राइवेट सेक्टर उसमें आगे इनिशिएटिव ले, उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट्स को क्या रखना पड़ेगा? स्टेबल रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा जो नोट्स हैं। फटाफट एक बार जो है यहाँ तक सारा का सारा नोट करिए। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के ऊपर आपसे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बड़े आराम से पूछा जा सकता है।